जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम जिन विस्तृत प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का विश्लेषण कर रहे हैं वे हिंदी व्याकरण, विशेष रूप से वर्ण और वर्ण विच्छेद के विज्ञान को बहुत ही बारीकी से समझाती हैं, जो कि एक बहुत ही जटिल विज्ञान है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन यही समझना है कि हिंदी सिर्फ संवाद का एक माध्यम नहीं है, मतलब ये कोई साधारण भाषा नहीं है। ये ध्वनि और अर्थ का एक पूर्णतः वैज्ञानिक समीकरण है। हाँ, एक व्यवस्थित समीकरण, एक ऐसा गणितीय ढांचा जो ऊपर से देखने में सुंदर साहित्य लगता है, लेकिन अंदर से विशुद्ध विज्ञान और भौतिकी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब किसी भी भाषा का अध्ययन किया जाता है तो अक्सर सीधे वाक्यों या व्याकरण के बड़े नियमों पर छलांग लगा दी जाती है, या कहानियों पर। बिल्कुल, लेकिन हमारी आज की सामग्री इस बात पर जोर देती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को समझना किसी भी भाषा के संपूर्ण ढांचे को समझने जैसा है। उसकी पूरी एनाटॉमी को। हाँ, उसकी एनाटॉमी। अगर नींव की ईंट का आकार, उसका वजन और उसका विज्ञान समझ आ जाए तो पूरी इमारत का रहस्य खुद ब खुद खुल जाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उसी पहली ईंट से ही शुरुआत करते हैं। इन स्लाइड्स में वर्ण की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही स्पष्ट है और बहुत दार्शनिक भी। हाँ, वर्ण भाषा की ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब आप उसे और तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, इसके कोई खंड नहीं हो सकते, इसीलिए इसे अक्षर भी कहा जाता है। अगर हम इस शब्द को ही तोड़ें तो अ यानी नहीं और क्षर यानी जिसका नाश या क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो। हाँ, जो ध्वनि अपने आप में पूर्ण है, अविभाज्य है, वही अक्षर है। यह एक बहुत ही सुंदर विचार है कि भाषा की शुरुआत एक अविनाशी ध्वनि से होती है और जब इन वर्णों को एक व्यवस्थित, तार्किक और सार्थक समूह में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हमारी सामग्री में एनसीईआरटी के जो मुख्य बिंदु हैं वे हिंदी वर्णमाला का पूरा गणित बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं। 52, और इन 52 वर्णों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। बिल्कुल, लेकिन इनके बीच का जो असली अंतर है वो केवल इस संख्या का नहीं है, ये उनके व्यवहार का अंतर है, उनके अस्तित्व का अंतर है। ये व्यवहार वाली बात मुझे बहुत रोचक लगी। मतलब सामग्री बताती है कि स्वर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, वे अपने आप में राजा हैं। हाँ, उनके उच्चारण में किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजन आश्रित होते हैं। उन्हें हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है। व्यंजनों को एक बैसाखी चाहिए। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण करना मानव मुख के लिए लगभग असंभव है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है, बैसाखी वाली बात। अब अगर स्वरों के विज्ञान की बात करें तो स्लाइड्स में एक बहुत ही सूक्ष्म तथ्य छिपा है, मात्राओं वाला। हाँ, बचपन में मात्राएं तो सभी सीखते हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये है कि आ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये बहुत ही अजीब बात है ना? अजीब है लेकिन सच है। ये हर व्यंजन में पहले से मौजूद होता है, एक अदृश्य साथी की तरह। तो यानी अगर हम क बोलते हैं तो असल में हम केवल व्यंजन नहीं बोल रहे हैं, उसमें अ की ध्वनि पहले से मिली हुई है। बिल्कुल सही। और इसके बाद स्वरों का जो वर्गीकरण है वो पूरी तरह से समय और हमारे फेफड़ों की क्षमता पर आधारित है। हाँ, इसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब है छोटा या कम, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। और दूसरी ओर दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये कोई मनमाना नियम नहीं है, ये असल में मापता है कि फेफड़ों से निकलने वाली हवा को मुख से बाहर आने में कितना समय लग रहा है। ये पूरी तरह से शारीरिक विज्ञान है। अब यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमारी सामग्री उच्चारण स्थानों का बहुत ही शानदार वर्णन करती है। एक शारीरिक वर्णन। कल्पना कीजिए कि मानव मुख एक वाद्य यंत्र है, एक बांसुरी की तरह। एकदम सही। हवा फेफड़ों से ऊपर उठती है और इस वाद्य यंत्र के अलग अलग हिस्सों से टकराकर विशिष्ट ध्वनियां पैदा करती है। हवा कहाँ टकरा रही है इसी से तय होता है कि कौन सा वर्ण निकलेगा।
मुख के अंदर के इस पूरे भूगोल को मुख्य रूप से 5 स्थानों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले आता है कंठ यानी गला। हाँ, हवा सीधे फेफड़ों से आती है और कंठ पर दबाव डालती है। मतलब यहाँ से निकलने वाली ध्वनियां सीधे गले से आती है। हाँ, जैसे पूरा क वर्ग, क ख ग घ ङ। इसके अलावा अ, आ स्वर और ह। रुकिए, मैं इसे अभी आजमा कर देखता हूँ। क ख ग आ, हाँ, ये आवाज होंठ या जीभ के आगे वाले हिस्से से नहीं आ रही। ये बिल्कुल गले के पिछले हिस्से से आ रही हैं। हाँ, गले में एक हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। यही वो वैज्ञानिकता है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके बाद हवा थोड़ा और ऊपर आती है और हमारे तालू से टकराती है। इसे तालव्य स्थान कहते हैं। बिल्कुल, इसमें पूरा च वर्ग यानी च छ ज झ ञ आता है। ई, य और श भी इसी स्थान से उच्चारित होते हैं। इसमें जीभ ऊपर तालू को छूती है। च छ, हाँ, और इसके ठीक बाद आता है मूर्धन्य। ये हिस्सा मुझे थोड़ा जटिल लगा। मूर्धा हमारे मुंह के अंदर की छत का वो कठोर हिस्सा है जो दांतों से ठीक पीछे और तालू से थोड़ा आगे होता है। अच्छा, जब जीभ मुड़कर इस कठोर हिस्से को छूती है तो ट वर्ग की ध्वनियां निकलती हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके अलावा री, र और श भी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। मुझे याद आ रहा है, सामग्री में इसका एक अंग्रेजी संदर्भ भी था। इस तरह की ध्वनियों को रेट्रोफ्लेक्स कहा जाता है। हाँ, रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रो यानी पीछे और फ्लेक्स यानी मुड़ना, जीभ का पीछे की तरफ मुड़ना। ट, ठ, र, हाँ, इसमें जीभ वास्तव में पीछे मुड़कर ऊपर छत पर हल्का सा प्रहार कर रही है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। और फिर हवा दांत तक पहुंचती है। ये दंत्य स्थान है। जब जीभ ऊपरी दांतों को छूती है तब त वर्ग का उच्चारण होता है। त, थ, द, ध, न। साथ ही ल और स भी दंत्य ध्वनियां हैं। और अंत में इस वाद्य यंत्र का सबसे बाहरी हिस्सा आता है, हमारे होंठ। ओष्ठ्य कहते हैं। जब दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तब प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही ऊ और ऊ स्वर भी ओष्ठ्य हैं। इसे आजमाना बहुत मजेदार है। हाँ, अगर मैं बिना होंठ मिलाए प बोलने की कोशिश करूं तो एक अजीब सी अस्पष्ट ध्वनि निकलती है। ये तो पूरी तरह असंभव है। होंठ मिलाए बिना प या ब निकल ही नहीं सकता। ये शारीरिक रचना और ध्वनि का एकदम परफेक्शन है। लेकिन ये तो सिर्फ भूगोल हुआ। इसके आगे ध्वनि के भौतिक विज्ञान की भी गहराई में जाती है। फिजिक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हाँ, यहाँ कंपन और श्वास के आधार पर भी एक बहुत ही व्यवस्थित वर्गीकरण दिया गया है। हमारे गले में जो स्वर तंत्री मौजूद है, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वे कैसे काम करती हैं, ये समझना जरूरी है। तो जब हवा बाहर निकलती है तो इन तंत्रियों में कंपन होता है या नहीं, इस आधार पर वर्णों को बांटा गया है। अघोष और सघोष में, या जिसे घोष भी कहते हैं। हाँ, अघोष का अर्थ है बिना गूंज या बिना कंपन के। जब स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता तब अघोष ध्वनियां पैदा होती हैं। सामग्री में इसे याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय सूत्र दिया गया है। अघोष ध्वनियों के लिए सूत्र है 12 + ऊष्म, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे क वर्ग का क और ख, और इसके साथ ऊष्म व्यंजन श, श और स। इसे जांचने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। अगर आप गले पर हाथ रखकर क और ख बोले तो गले में कोई खास कंपन महसूस नहीं होगा। और दूसरी तरफ है घोष या सघोष ध्वनियां। सघोष का अर्थ है गूंज या कंपन के साथ। जब इन वर्णों का उच्चारण होता है तो गले में एक स्पष्ट कंपन या बज महसूस होता है। तो इसका सूत्र है 345 + य, र, ल, व, ह + सभी स्वर, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। चलिए इसे भी जांचते हैं। गले पर हाथ रखकर ग, घ, ङ। अरे हाँ, क के मुकाबले ग बोलते समय गले में एक बहुत ही स्पष्ट गूंज है, एक मोटर सी चल रही है ऐसा लगता है। और य, र, ल, व बोलते समय भी यह गूंज लगातार बनी रहती है। यहाँ एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन सा? सभी स्वर सघोष होते हैं। बोलते समय स्वरों में हमेशा कंपन होता है क्योंकि वे स्वतंत्र ध्वनियां हैं जिन्हें हम लंबा खींच सकते हैं, जैसे अ या ई। बिना स्वर तंत्री के कंपन के संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? जब हम सांस छोड़ते हैं हवा की मात्रा भी तो बदलती है ना। यहीं पर अल्प प्राण और महाप्राण का सिद्धांत आता है। प्राण का यह अर्थ हवा या श्वास से है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से बहुत कम हवा बाहर निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं।
इसका सूत्र है 1, 3, 5 प्लस अंतःस्थ प्लस स्वर। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में य, र, ल, व और सभी स्वर। और महाप्राण का अर्थ है अधिक हवा। जिन वर्णों को बोलते समय मुख से अधिक हवा बाहर निकले। इसका सूत्र है 24 प्लस ऊष्मा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख, घ और साथ में श, श, स, ह। इस अंतर को महसूस करने के लिए अगर अपने हाथ को मुंह के एकदम सामने रखा जाए और क बोला जाए तो हाथ पर हवा का बहुत कम दबाव महसूस होगा। लेकिन जैसे ही ख बोला जाता है, मुख से हवा का एक गर्म झोंका तेजी से बाहर आता है। यही महाप्राण है। मैं ऐसे अभी करके देख रहा हूं। क, ख, ये वाकई काम करता है। ख, घ, छ, झ, इन सब में हवा का एक स्पष्ट पफ है। और स्लाइड्स में एक बहुत ही शानदार अंग्रेजी की ट्रिक भी दी गई है। जो लोग अंग्रेजी के माध्यम से इसे समझते हैं उनके लिए यह बहुत मददगार है। हाँ, अंग्रेजी में जब एच लगाया जाता है तो वो ध्वनि महाप्राण बन जाती है। उदाहरण के लिए क एक अल्प प्राण है, लेकिन अगर उसमें एच जोड़ दें तो ख बन जाता है जो महाप्राण है। सी अल्प प्राण है, लेकिन छ महाप्राण है। महाप्राण ध्वनियों में हमेशा एक हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से छिपी रहती है। ये ट्रिक ये भी साबित करती है कि ध्वनि विज्ञान सार्वभौमिक है, बस उसे लिखने की लिपि और तरीके अलग हैं। अब अगर हमारे मुंह के अंदर इतनी जटिल भौतिकी चल रही है तो इस पूरी प्रक्रिया को कागज पर कैसे उतारा जाए? कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कोई शब्द बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाए जैसे वो उच्चारित होता है? यहीं पर हमारी चर्चा का अगला पड़ाव आता है, वर्ण विच्छेद। ये वास्तव में किसी रासायनिक समीकरण की तरह है। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि अस्वर हर व्यंजन में छिपा होता है। वर्ण विच्छेद का मतलब है किसी शब्द में इस्तेमाल किए गए सभी स्वरों और व्यंजनों को एक एक करके अलग करना, उन्हें उनके सबसे मूल रूप में वापस लाना। जैसे एक शब्द लेते हैं बाजार। अगर इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो ये कुछ इस तरह होगा। ब, नीचे हलंत के साथ। हाँ, ब प्लस आ प्लस ज फिर से हलंत प्लस आ प्लस र प्लस अ। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो तिरछी रेखा जो हर व्यंजन के नीचे लगाई गई है, जिसे हलंत कहते हैं। हलंत का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए उनके नीचे ये हलंत लगाया जाता है। सामग्री को देखकर ऐसा लगता है कि ये हलंत एक तरह के सर्जिकल स्कैल्पल की तरह काम करता है, जो व्यंजन के भीतर छिपे हुए अ को काटकर बाहर निकाल देता है। जब क लिखा जाता है तो उसका असल मतलब होता है क प्लस अ। इसीलिए वर्ण विच्छेद करते समय हर व्यंजन के नीचे हलंत लगाना अनिवार्य है, अन्यथा पूरा समीकरण गलत हो जाएगा। और इस हलंत की असली ताकत संयुक्त व्यंजनों में दिखाई देती है। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। सबसे आम उदाहरण है क्ष। इसका मतलब ये है कि जब मैं क्ष देखता हूं तो मेरा दिमाग उसे एक अक्षर के रूप में पढ़ता है, लेकिन असल में वो कई ध्वनियों का मिश्रण है। बिल्कुल। वर्ण विच्छेद में क्ष टूटकर क प्लस श प्लस अ बन जाता है। यहाँ क आधा है, यानी स्वर रहित है, इसलिए क। फिर मूर्धन्य श है और अंत में अ स्वर है। इसी तरह त्र टूटता है त प्लस र प्लस अ में, और ज्ञ टूटता है ज प्लस न्य प्लस अ में। ज्ञा का विच्छेद बहुत चौंकाने वाला है। हम बोलते ज्ञा है, लेकिन उसका विच्छेद ज प्लस न्य होता है। यह दर्शाता है कि समय के साथ उच्चारण भले ही थोड़ा बदल गया हो, लेकिन उसकी मूल बनावट अभी भी उसी प्राचीन वैज्ञानिक सूत्र पर टिकी है। और संयुक्त व्यंजनों के अलावा द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जहां दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं, लेकिन पहला आधा होता है और दूसरा पूरा। जैसे पक्का या बिल्ली। यहाँ नियम यह है कि जब पहला वर्ण आधा या अधूरा लिखा जाता है तो उसका मतलब ही यह है कि वह स्वर रहित है। इसलिए वर्ण विच्छेद में उसे पूरे रूप में लिखकर उसके नीचे हलंत लगाया जाता है और उसके बाद कोई स्वर नहीं आता। अब अगर हम हिंदी के कुछ विशेष और जटिल नियमों की ओर बढ़ें तो र वर्ण के बहुरूपी नियम सबसे ज्यादा माथापच्ची वाले लगते हैं। र वाकई एक बहुरूपिया है। यह शब्द में अपनी जगह के हिसाब से रूप बदलता है। मात्रा लगती है तो वो नीचे नहीं बल्कि उसके पेट में लगती है, रू और रू। लेकिन इसके अलावा र के दो बहुत ही विशिष्ट रूप हैं, रेफ और पदेन। रेफ वो रूप है जो शब्द के ऊपर लगता है, जैसे अर्थ या कर्म शब्द में।
यहाँ नियम ये है कि ये र आधा होता है और वो जिस वर्ण के ऊपर लगा है उच्चारण में उससे ठीक पहले आता है। यानी अर्थ का विच्छेद होगा अ प्लस र प्लस थ प्लस अ। यहाँ र आधा है, इसलिए उसमें कोई स्वर नहीं जोड़ा। और दूसरा रूप है पदेन, जो पैर में या नीचे लगता है, जैसे क्रम या प्रकार शब्द में। पदेन का नियम रेफ से बिल्कुल उल्टा है ना? हाँ, यहाँ देखने में भले ही र एक छोटी सी तिरछी रेखा लगता हो, लेकिन यहाँ र पूरा होता है और जिस व्यंजन में वो लगा है वो आधा होता है। तो क्रम का विच्छेद होगा क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी गलत फहमी भी है जिसे स्लाइड्स में स्पष्ट किया गया है, वो है री के बारे में। हाँ, बहुत से लोग दृष्टि, कृपा या पृथ्वी जैसे शब्दों में नीचे लगे री को रा का ही एक रूप मान लेते हैं। ये एक बहुत ही आम त्रुटि है। री कोई व्यंजन नहीं है, यह एक पूर्ण और स्वतंत्र स्वर है। इसका रा व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है। जब हम दृष्टि का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वह द प्लस री प्लस श प्लस ट प्लस ई होता है। यहाँ द व्यंजन के साथ री स्वर जुड़ा है। यह एक मात्रा है, व्यंजन का रूप नहीं। यह एक ऐसा बिंदु है जो स्कूल के बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब एक और रहस्य की बात करते हैं, अनुस्वार, यानी वो बिंदु जो शब्दों के ऊपर लगता है, जैसे गंगा, चंचल या संसार में। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अनुस्वार केवल एक साधारण सजावटी बिंदु नहीं है, यह वास्तव में पंचम वर्णों का रूप धारण करता है। हमारे हर वर्ग का जो पांचवां अक्षर है, ङ, इया, ण, न, म, उसी की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस बिंदु की जगह उसका मूल पंचम वर्ण लिखना चाहिए। और इसी तरह अनुनासिक की बारी आती है, जिसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से एक साथ होता है। ये वास्तव में स्वरों का ही एक गुण है, इसलिए वर्ण विच्छेद करते समय इसे स्वरों के ऊपर यथावत लिखा जाता है, जैसे ऊंचा में ऊ प्लस च प्लस आ। और अंत में विसर्ग का भी एक स्पष्ट नियम है। विसर्ग की ध्वनि ह जैसी होती है। वर्ण विच्छेद में विसर्ग को एक अलग ध्वनि के रूप में दिखाया जाता है, जैसे प्रातः का विच्छेद होगा प प्लस र प्लस आ प्लस त प्लस अह। इन सभी नियमों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि वर्ण विच्छेद कोई साधारण व्याकरण का अभ्यास नहीं है। यह शब्दों और वाक्यों का व्याकरणिक विश्लेषण करने का एक अत्यंत वैज्ञानिक आधार है। जब विज्ञान या आशीर्वाद जैसे जटिल शब्दों का इस तरह विच्छेद किया जाता है तो भाषा की बनावट और उसके उच्चारण की 100% स्पष्ट समझ विकसित हो जाती है। ये पूरी चर्चा इस बात का प्रमाण है कि हमने जो ध्वनियां और अक्षर बचपन से सीखे हैं वे कितनी गहरी इंजीनियरिंग का परिणाम है। आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए और गहराई से भरे विषय के साथ।